नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि इस कोरोना की वैश्विक महामारी में आप लोग सुरक्षित होंगे और अपने घर पर होंगे। तो इसी को देखते हुए हम लोग ऑनलाइन बैच लेकर आए हैं और ये ऑनलाइन बैच मेरा प्रतिदिन सुबह 11 बजे बीके सिंह क्लासेस ऐप और बीके सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल पर चलेगा। तो इस क्लास का आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं, क्योंकि आप जानते हैं अभी शैक्षणिक संस्थान खुलने की कोई आदेश शासन द्वारा हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में आप लोग अपने घर पर अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चालू रखें और अध्ययन को सुचारू रूप से चालू रखने का ये बहुत अच्छा माध्यम है जिसके माध्यम से हम ऑनलाइन अपने घर पर पढ़ सकते हैं। तो ये मेरी जो क्लास होगी ये रेगुलर क्लास होगी और आज मेरी ये पहली क्लास है। तो इस क्लास के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किस प्रकार पढ़ेंगे और क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा। मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध हो रहेगा और ये पीडीएफ नोट्स आपको बीके सिंह क्लासेस ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा। तो आप लोग रेगुलर पढ़िए, प्रतिदिन पढ़िए और आप जो भी परीक्षाएं दे रहे हैं उसके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा ये। तो जितने भी लोग हैं आज हमसे जुड़ रहे हैं सभी लोग जुड़ जाएं, सभी लोग जुड़ जाएं। अब आप लोग ये समझिए कि ये जो बैच होगा ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जानते हैं शैक्षणिक संस्थान अभी भले ही नहीं खुले हों, लेकिन इस समय आप देख रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाएं हैं उसके कैलेंडर जारी हो रहे हैं। जैसे सीपीओ का कैलेंडर जारी हुआ है, सीपीओ परीक्षा के बारे में बताया गया है। यूपीएससी ने भी अपना प्रीलिम्स के बारे में बता दिया है। पीएससी भी जल्दी अपना अपडेशन देने वाला है। व्यापम में भी हलचल शुरू हो गई है। तो ये बैच आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आप जानते हैं कि शैक्षणिक संस्थान भले ही ना खुले हों लेकिन परीक्षाओं का कार्यक्रम शुरू हो गया है। तो आप अब अपने घर पर आसानी से आराम नहीं कर सकते। आपको अब घर पर अपना अध्ययन सुचारू रूप से चलाना होगा और अपने अध्ययन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अब आप लोग मेरे से जुड़ जाइए। मैं आगामी 6 माह तक, यानी मेरा जो टोटल कोर्स होगा 6 माह में मैं आपको पूरा करा के दूंगा, जिसमें मैं जीएस एंड साइंस के फाउंडेशन से संबंधित प्रत्येक चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। और ये जो क्लास होगी आपके लिए व्यापम से लेकर यूपीएससी तक वनडे जितने भी एग्जाम है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। और ये प्रश्न इसमें इस परीक्षाओं में इन परीक्षाओं में जो भी प्रश्न आएंगे आपको इस बैच के माध्यम से उनका निदान मिलेगा और ये काफी महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। अब आप लोग देखिए मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा इसमें और किस तरीके से आपको मैं पढ़ाऊंगा इसमें। तो सबसे पहले अगर देखें मैं आपकी इस बैच में शुरुआत करूंगा साइंस से। साइंस से शुरुआत होगी हमारे इस बैच की। और साइंस में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है सबसे पहले मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगा, यानी जीव विज्ञान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। फिजिक्स में भी इस बार हम बहुत कुछ लेकर आए हैं। तो जो स्टूडेंट पहले भी भले ही मेरे से पढ़े हों तो इस बार फिजिक्स में भी हम बहुत कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन और डेरिवेशन पोर्शन लेकर आए हैं। तो फिर हम फिजिक्स पढ़ेंगे। फिजिक्स के बाद हम लोग केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। तो केमिस्ट्री पर बात होगी हमारी। और केमिस्ट्री के बाद सर कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो नहीं पढ़ाए जाते, उनको भी हम पढ़ेंगे क्योंकि वो पूछे जाएंगे। इसमें मैं आपको कंप्यूटर कंप्यूटर भी पढ़ाऊंगा और कुछ टेक्नोलॉजी की बातें भी करेंगे, क्योंकि इस समय आप देख रहे हैं लगभग हर एक एग्जाम ने कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी को अपने सिलेबस में जोड़ दिया है।
जैसे आप देख रहे हैं कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर पूछा जाता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। और टेक्नोलॉजी में आपसे बहुत सारी चीजें पूछ रहा है विज्ञान एवं तकनीकी के अंतर्गत, जिसमें रिमोट सेंसिंग हुआ, आपका रोबोटिक्स हुआ, कुछ एडवांस टॉपिक हैं जो खासकर यूपीएससी और पीएससी में अवश्य पूछे जा रहे हैं। बाकी अन्य एग्जाम जैसे आपका रेलवे हुआ, साथ ही साथ में एसएससी हुआ, ये सारे एग्जाम भी पूछ रहे हैं। तो मैं आपको कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से संबंधित बातें भी पढ़ाऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला साइंस से शुरुआत होगी, पूरा साइंस कंप्लीट मैं आपको पढ़ाऊंगा। और साइंस के बाद फिर मेरे मेरे द्वारा अन्य टॉपिकों को भी पढ़ाया जाएगा। वो अन्य टॉपिक क्या होंगे, जिसमें मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा, इकोनॉमी, हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और इस समय सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी हैं वो है मध्य प्रदेश का सामान्य ज्ञान। और मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान का वेटेज आप देख रहे हैं हर एक जगह बढ़ गया है। तो संभवतः हम साइंस के बाद मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर भी चर्चा कर सकते हैं, यानी पूरा ओवरऑल जितने टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं हर एक टॉपिक पर हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हमें पढ़ना है, आपको कोई समस्या नहीं आएगी, बस आप रेगुलर रहें। और ये बैच आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर उन छात्रों के लिए भी जो ग्वालियर आने में असमर्थ हैं, और वो छात्र भी अपने घर पर अब सुचारू रूप से अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं, उनके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है। तो आज ज्यादा बातें नहीं करेंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे साइंस में, कहां से? बायोलॉजी से। बायोलॉजी के बाद फिर फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री, कंप्यूटर और तकनीकी से संबंधित, टेक्नोलॉजी से संबंधित हम लोग बातें करेंगे। तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, किसी भी परीक्षा से संबंधित हो आपको वो आपका काम बनेगा। तो अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और क्या क्या प्रश्न आएंगे उस पर हम बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंतर्गत अगर आप देखें, मैं बायोलॉजी को सर 3 भागों में पढ़ाता हूं। जिसमें सबसे पहले मैं बायोलॉजी में पढ़ाता हूं मानव शरीर के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं सबसे ज्यादा इस समय जो प्रश्न आते हैं वो किस पर आते हैं? ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर। तो सबसे पहला जो पोर्शन हमारा होगा वो मानव शरीर के ऊपर होगा। तो मैं सबसे पहले आपको मानव शरीर के बारे में पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा, यानी जूलॉजी वाला भाग, जंतुओं के बारे में। तो जंतुओं से संबंधित जो कुछ पूछा जाता है तो हम जंतु विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। और जंतु विज्ञान के बाद हम पढ़ेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में। और वनस्पति विज्ञान का मतलब हम बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि वनस्पति विज्ञान से भी बहुत सारे प्रश्न आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सर हमें साइंस को यानी बायोलॉजी को इन 3 भागों में पढ़ना है। और ये जो 3 भाग होंगे उसमें सबसे पहले ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर पर अध्ययन करेंगे, फिर जंतु के बारे में, फिर वनस्पति के बारे में हमारा अध्ययन होगा। अब अगर हम बात करें मानव शरीर में हमें क्या पढ़ना है, तो मानव शरीर में अगर हम बड़े स्तर पर अगर बात करें तो सबसे पहले तो हमें मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न तंत्रों की बात करना है। जो सिस्टम है, जो तंत्र हैं, उनके बारे में बात करना है। जैसे कौन कौन से तंत्र हुए आपके, जैसे हम कहें पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, परिसंचरण तंत्र है, कंकाल तंत्र है, अंतःस्त्रावी तंत्र है। इस प्रकार हमें लगभग 8 तंत्रों के बारे में इसमें अध्ययन करना है। तो हम लोग 8 तंत्र पढ़ेंगे सबसे पहले, जो सबसे महत्वपूर्ण है आपका। इसके बाद तंत्रों के बाद हम पढ़ेंगे मानव शरीर के विभिन्न पोषक पदार्थ, जितने भी पोषक पदार्थ हैं, जैसे विटामिन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, न्यूक्लिक एसिड हुए, बहुत सारे पोषक पदार्थों पर हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद मानव शरीर में होने वाले रोगों पर बात होगी। तो मानव शरीर में होने वाली जो डिजीज हैं, जो रोग हैं, बीमारियां हैं, उन पर चर्चा करेंगे बिल्कुल डिटेल में। साथ ही साथ में ह्यूमन बॉडी की बहुत सारी चीजें, जैसे हम जेनेटिक्स, अनुवांशिकी पर चर्चा होगी हमारी।
अनुवांशिकी के बाद कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक है जैसे सेल मनुष्य के शरीर में। तो इस प्रकार हम पूरा मानव शरीर से संबंधित अध्ययन करेंगे। मानव शरीर पढ़ने के बाद हम जंतुओं पर बात करेंगे और फिर वनस्पति पर बात करेंगे। तो अब आप देखिए सबसे पहले हमें शुरुआत कहाँ से करना है, क्योंकि धीरे धीरे आप लोग साइंस में धीरे धीरे आप बातों को जब समझने लगेंगे, तो हम लोग शुरुआत बिल्कुल सिंपल बातों से कर रहे हैं और फिर धीरे धीरे हम अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे और बातों को यूपीएससी लेवल तक लेकर पहुंचेंगे। तो आप देखिए मानव शरीर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले तंत्रों पर चर्चा करना है। टोटल 8 तंत्रों पर हमें चर्चा करना है और सबसे पहला तंत्र अब शुरू कर रहा हूं मैं। तो सबसे पहला तंत्र हमारा शुरू हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले ध्यान से समझते चलिए, नोट्स आपको मिलेंगे और अगर आप नोट्स बनाते भी चलते हैं धीरे धीरे शॉर्ट नोट्स, तो वो भी कोई समस्या नहीं है, आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते चलें, ये काफी महत्वपूर्ण होगा। आज मैं शुरू कर रहा हूं सबसे सिंपल और सबसे महत्वपूर्ण तंत्र के बारे में, वो है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र। बिल्कुल आज से शुरुआत करते हैं हम परिसंचरण तंत्र के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। अब आप समझिए सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, परिसंचरण तंत्र है क्या। तो परिसंचरण तंत्र का अर्थ होता है मानव शरीर के अंदर रक्त का जो प्रवाह होता है, मानव शरीर के अंदर जो रक्त का प्रवाह हो रहा है वह किस तंत्र के माध्यम से हो रहा है, परिसंचरण तंत्र के माध्यम से। अब मानव शरीर के अंदर रक्त का प्रवाह का अर्थ होता है, आप देख रहे हैं हमारे शरीर में रक्त सर्कुलेट हो रहा है और हमारे शरीर में जो रक्त का सर्कुलेशन हो रहा है वो किस तंत्र के माध्यम से हो रहा है, परिसंचरण तंत्र के माध्यम से हमारी बॉडी में रक्त का प्रवाह हो रहा है। अब आप देखेंगे परिसंचरण तंत्र की हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहली बात आती है कि इस तंत्र का महत्व क्या है, क्यों इसको हम पढ़ रहे हैं और हमारे शरीर में ये क्या काम करता है। तो इसके फायदे देखते हैं सर। देखिए सबसे पहला फायदा, परिसंचरण तंत्र का पहला फायदा ये होता है कि ये विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थों को, बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं, कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं, जैसे हम देखें विटामिन हुआ, कार्बोहाइड्रेट हुआ, फैट हुआ, प्रोटीन हुआ, इन पोषक पदार्थों को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, परिसंचरण तंत्र का। आप समझिए हम भोजन करते हैं और भोजन से हमें पोषक पदार्थ मिलते हैं और वो पोषक पदार्थ बहुत सारे रूप में होते हैं, जो विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, बहुत सारे पोषक पदार्थ होते हैं। अब इन पोषक पदार्थों को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो उन्हें पहुंचाने का काम करेगा हमारे शरीर के बहुत सारे अंग। अब बहुत सारे अंगों में हमें ये पोषक पदार्थ पहुंचाना है, तो कौन पहुंचाएगा, तो इन पोषक पदार्थों को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के पास कौन पहुंचाता है, ब्लड, ब्लड यानी रक्त, और रक्त के माध्यम से ये पोषक पदार्थ हमारी बॉडी के हर एक हिस्से तक पहुंचेंगे जहां उनकी आवश्यकता है, जहां उनकी जरूरत है। और आप जानते हैं ब्लड का सर्कुलेशन और रक्त का प्रवाह किस तंत्र के माध्यम से हो रहा है, तो हम कहेंगे रक्त का प्रवाह परिसंचरण तंत्र के माध्यम से हो रहा है। तो पहला फायदा क्या हुआ, पहला फायदा हुआ पोषक पदार्थों को हमारे शरीर के अंदर पहुंचाने का काम, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का काम किसका होता है, रक्त का। और रक्त किसके माध्यम से संचरित होता है, परिसंचरण तंत्र के माध्यम। दूसरा फायदा देखिए सर, हमारे शरीर में बहुत सारे अशुद्ध पदार्थ बनते हैं, अशुद्धियां जनरेट होती हैं। अब वो अशुद्ध पदार्थ क्या क्या होते हैं, जैसे हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण होता है, यूरिक एसिड यानी यूरिक अम्ल का निर्माण होता है हमारे शरीर में, हमारे शरीर में अमोनिया का निर्माण होता है। अब आप देखिए ये जो पदार्थ हैं इनका हमारे शरीर में कोई खास महत्व नहीं है, ये सभी पदार्थ कैसे पदार्थ हैं, ये सभी पदार्थ अशुद्धियां हैं हमारी बॉडी में, इनका शरीर में कोई महत्व नहीं है। अब इन पदार्थों को हमारी बॉडी से बाहर निकालना है, तो हमारी बॉडी के बाहर निकालने में कौन मदद करेगा इन पदार्थों को, तो हम कहेंगे वो करेगा ब्लड, हमारा रक्त।
और आप जानते हैं रक्त किसके माध्यम से संचरित होता है, तो आप कहेंगे परिसंचरण तंत्र के माध्यम से। तो परिसंचरण तंत्र का अगला महत्व क्या हुआ, अगला महत्व हुआ विभिन्न प्रकार की अशुद्धियों को हमारे शरीर के बाहर निकालने में भी कौन महत्वपूर्ण होता है, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। समझ पाए बातों को। अब देखते हैं हम तीसरी बात, अगला क्या फायदा होता है इससे। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो अगला महत्वपूर्ण फायदा यह है कि हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने का काम कौन करता है, रक्त। तो ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर ब्लड लेकर जाता है और हमारे शरीर के बाहर CO2 को बाहर ले जाने का काम कौन करता है, तो आप कहेंगे रक्त। और रक्त किसके माध्यम से चल रहा है, सर्कुलेट हो रहा है, तो परिसंचरण तंत्र के माध्यम से। तो देखिए अगला फायदा क्या हुआ, अगला फायदा ये हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने का काम परिसंचरण तंत्र के माध्यम से होता है और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का भी काम कौन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम। तो तीसरा फायदा ये हुआ, ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर आएगा। चौथा फायदा देखिए आप, हमारे शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्लैंड पाई जाती हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत सारी ग्रंथियों के नाम, जिसमें आपने बहुत सारे सुने होंगे, जैसे थाइमस ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, आपने सुना होगा थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये सब पढ़ाऊंगा आपको। अब इन ग्रंथियों से एक पदार्थ निकलता है जिसे हम कहते हैं हार्मोन। हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, क्या होता है, इसके क्या फंक्शन है, तो आप देखेंगे। अब ये जो हार्मोन निकलता है विभिन्न ग्रंथियों से, इस हार्मोन को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के पास पहुंचना होता है, क्योंकि उन अंगों में इस हार्मोन की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरत होती है। तो अब ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना है, किसके माध्यम से पहुंचेगा, तो हम कहेंगे ये ब्लड के माध्यम से पहुंचेगा, ये रक्त के माध्यम से पहुंचेगा। और रक्त किसके माध्यम से संचरित होता है, परिसंचरण तंत्र के माध्यम से। तो आप देखिए एक मिनट में परिसंचरण तंत्र के 4 महत्वपूर्ण फायदे, जिसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं। 4 महत्वपूर्ण जो फायदे हैं, सबसे पहला काम पोषक पदार्थों को हमारे शरीर के अंदर पहुंचाना, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, ये इसका एक कार्य होता है। अशुद्धियों को हमारे शरीर के बाहर निकालना, ये इसका कार्य होता है। ऑक्सीजन को शरीर के अंदर पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के बाहर निकालना, ये इसका फायदा होता है। और विभिन्न ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन्स को शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, ये भी किसका कार्य होता है, परिसंचरण तंत्र का। तो ये महत्वपूर्ण फायदे हो गए परिसंचरण तंत्र के। तो महत्व समझ पाए। अगर इनमें से प्रश्न आता है कि इनमें से परिसंचरण तंत्र का कौन सा कार्य नहीं है, तो आप देखेंगे इन 4 में से जो नहीं होगा वो आप टिक लगा के आएंगे, तो बड़ी आसानी से। अब बढ़ते हैं हम इसी में आगे। बहुत बड़ा टॉपिक है सर, बहुत सारी बातें हम लोग इसमें करेंगे जो सामान्यतः आपकी एक पुस्तक में नहीं दी हुई है। कई सारी पुस्तकों का जब आप अध्ययन करोगे उसमें ये सारे टॉपिक दिए होंगे, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा इसमें पाए जाने वाले विभिन्न अंग, हमारे हृदय की फंक्शन कैसे फंक्शन करता है, कैसे धड़केगा, इसकी जांच कैसे होगी, इससे निकलने वाला साउंड, इसमें होने वाली बीमारियां, हर एक चीज पर हम बात करेंगे इसमें। तो बिल्कुल डिटेल में हमें इसमें पढ़ना है। तो अब देखिए इसमें हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। अब परिसंचरण तंत्र में आपके लिए 2 अंगों की बात होती है। वो 2 अंग कौन से हैं, सबसे पहले तो हमें इसमें पढ़ना होता है हृदय के बारे में, यानी हमारा हार्ट, हृदय के बारे में हमें इसमें अध्ययन करना होता है। और दूसरी बात हमें पढ़ना होती है इसमें रक्त नलिकाएं। तो रक्त नलिकाओं के बारे में बात करेंगे हम, या रक्त वाहिनियां नहीं, इसमें नलिकाएं आएंगी। तो रक्त नलिकाएं और हृदय के बारे में हमारी इसमें बात होगी।
दो चीजों के बारे में हमें इसमें पढ़ना है, हृदय क्या है, हमारा हार्ट क्या है, और रक्त नलिकाएं। रक्त नलिकाओं के अंतर्गत हम फिर पढ़ेंगे धमनियां, सिराएं और रक्त वाहिनियां, आर्टरीज, वेन्स और ब्लड कैपिलरीज। इनके बारे में हमारी बात होगी, लेकिन हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो परिसंचरण तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है हमारा हृदय। तो सबसे पहले हार्ट की बात करेंगे, हृदय क्या है, कैसे कार्य करता है, और फिर हम उसी में बात करेंगे किसकी, रक्त नलिकाओं की, कि रक्त नलिकाएं क्या होती हैं और ये कैसे कार्य करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं हृदय के बारे में। देखिए, अब अगर मैं बात करूं सबसे पहले हृदय के बारे में, तो बेसिक सी बातें आप लोग पहले तो जान लें। सबसे पहला तो प्रश्न ये आपसे पूछा जाएगा, हृदय हमारे शरीर में कहां पाया जाता है। तो आप कहोगे बेसिक सी बात है, हम टिक लाएंगे चेस्ट वाले भाग में, यानी सीने वाले भाग। लेकिन सर ऐसा नहीं होता, वो आपसे सीना वाला भाग, चेस्ट ये नहीं देगा, इसमें कुछ अच्छी शब्दावली का प्रयोग करता है वो, और वो अच्छी शब्दावली आपको याद करना होगी। सबसे पहले आपको याद करना होगा कि जो हृदय होता है हमारे शरीर में वो कहां पाया जाता है। तो आपको टिक लगाना होगा वक्ष गुहा। वक्ष गुहा जिसे हम कहते हैं थोरेसिक कैविटी, वक्ष गुहा यानी होता है हमारा चेस्ट वाला भाग, उस भाग में हृदय पाया जाता है। जो चेस्ट है उसके लिए हम वक्ष गुहा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो ऑप्शन आपसे देगा वक्ष गुहा, उदर गुहा, ऐसे अगर बात करेगा थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, तो आपको याद होना चाहिए कि हम लोग टिक लगाएंगे हृदय कहां पाया जाता है, वक्ष गुहा यानी चेस्ट वाले भाग। अब आप समझिए, हमारा जो हृदय होता है वो पसली, जैसे पसलियों का एक गोल घेर होता है, एक पूरा ढांचा होता है, उसके बीच में हृदय को रखा गया है, क्योंकि परमात्मा जानते थे कि हृदय हमारा बहुत सॉफ्ट है, और अगर इसको सुरक्षा, पर्याप्त सुरक्षा अगर नहीं दी तो मनुष्य जो है वो काफी खुरापाती है, और मनुष्य अगर खुरापाती है तो इस सॉफ्ट से अंग को बहुत जल्दी डैमेज कर लेगा। तो इसकी सुरक्षा के लिए पसलियों का एक गोल घेर रखा गया है, जो कि बाहरी चोटों से हमारी सुरक्षा करेगी। तो आप सब लोग जानते हैं हृदय जो हमारा है वो पसलियों के एक गोल घेर के मध्य में पाया जाता है, जो बाहरी चोटों से हमारे हृदय की सुरक्षा करता है। अब अगर हम बात करें, एक प्रश्न आता है कि हमारा जो हृदय चेस्ट के किस भाग में पाया जाता है, तो हम कहेंगे सामान्यतः लेफ्ट, लेफ्ट वाले भाग में होता है हृदय। और एक अच्छा प्रश्न आता है कि सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति और एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में जो हृदय होता है वो दूसरी से लेकर छठवीं पसली के पीछे पाया जाता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा कंकाल तंत्र में, स्केलेटन सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा पसलियों के टाइप, उनके नाम कैसे कैसे होते हैं। उसीलिए आप समझिए, उस वहां समझ जाएंगे पसलियों के बारे में। अभी केवल इतनी बात याद करना है कि पसली नंबर 2 से पसली नंबर 6 के पीछे हृदय पाया जाता है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह हो गई। एक प्रश्न आता है, सामान्यतः जो हमारा हृदय होता है उसका वजन कितना होता है, तो हम कहेंगे सामान्यतः हमारे हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम के करीब होता है। 300 ग्राम का हृदय होता है हमारा। एक वयस्क और एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 300 ग्राम का हृदय पाया जाता है। ठीक है, तो एक बेसिक सी बात हमने की कि ये कहां पाया जाता है, साथ ही साथ में ये लेफ्ट वाले भाग में होगा, और इसका वजन कितना होगा, हमारे जो दो लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनके मध्य में हृदय पाया जाता है। अब हृदय की जो बेसिक संरचना है उस पर चर्चा करते हैं, और ये कैसे धड़केगा, इसके धड़कन के संदर्भ में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बंडल ऑफ हिस क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर्स क्या होते हैं, एवीएन क्या होता है, एसएन क्या होता है, इन सब पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आप देखिए, ध्यान से समझते चलिए। अब हृदय की अगर हम बेसिक संरचना की बात करें, तो पहले एक छोटा सा डायग्राम हम बनाते हैं और उसके माध्यम से हम पूरी संरचना इसकी समझ लेंगे। देखिए,
सभी लोग डायग्राम बनाएं, जो लोग अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो लोग भी घर पर डायग्राम बनाएं। जब भी डायग्राम आया करेगा आप अपनी पेन पेंसिल तब सब तैयार रखें और डायग्राम बनाएं। बिल्कुल, साइंस में बहुत सारे डायग्राम आपके लिए बनेंगे। बिल्कुल, ब्लॉक डायग्राम बनाता हूं मैं, जिसके माध्यम से आप आसानी से समझ पाएं। वो बुक वाला डायग्राम नहीं है जिससे आपको कुछ समझ में ना आए। ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं जिससे आपके हर एक प्रश्न का जवाब मिले। अब आप लोग समझिए, बिल्कुल बेसिक डायग्राम से हम लोग चर्चा कर रहे हैं कैसे हमारा हृदय कार्य करेगा और इसकी क्या फंक्शनिंग होगी। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये और पूछी जाती है इसमें का हमारा जो हृदय होता है पसलियों के बिल्कुल बीच में पाया जाता है। तो पसलियों के बीच में यानी इसकी बाहरी चोटों से सुरक्षा होती है, बाहरी आघातों से इसकी सुरक्षा होती है। लेकिन फिर भी इसकी सुरक्षा के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती है। जैसे सबसे पहली चीज ये होती है, हमारे हृदय के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, एक खोल, एक कवर पाया जाता है। तो पहला ही प्रश्न ये पूछा जाता है कि हमारे हृदय के ऊपर एक खोल या एक कवर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है, उसका नाम आपको याद करना होगा, उसे कहते हैं हम पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम आवरण। प्रश्न पूछा जाएगा, कई बार प्रश्न ये पूछा गया है कि हमारे हृदय के ऊपर जो एक आवरण होता है उसको क्या कहा जाता है? तो आप टिक लगाएंगे, उसे पेरिकार्डियम आवरण कहा जाता है। और इसका क्या कार्य होता है पेरिकार्डियम आवरण का? इसका कार्य होता है बाहरी चोटों से हमारे हृदय की सुरक्षा करना, बाहरी आघातों से हमारे हृदय की सुरक्षा करना। इसके अलावा भी सुरक्षा के लिए और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वो क्या होता है, जैसे हमारा जो हृदय है और पेरिकार्डियम आवरण है उसके बीच में एक लिक्विड भरा होता है, एक द्रव भरा होता है। तो एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि हमारे हृदय में पेरिकार्डियम आवरण और हृदय के बीच में जो लिक्विड भरा हुआ है उस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? उस लिक्विड का क्या नाम है? तो आप कहेंगे उस लिक्विड को, उस द्रव को पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। पेरिकार्डियल द्रव। समझिए, हृदय के ऊपर जो आवरण पाया जाता है उसे पेरिकार्डियम आवरण कहते हैं, और हमारे हृदय और पेरिकार्डियम आवरण के बीच में जो लिक्विड भरा होता है उस लिक्विड को पेरिकार्डियल द्रव कहा जाता है। इसका भी कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है बाहरी चोटों से हमारी हृदय की सुरक्षा करना, बाहरी आघातों से हमारे हृदय की सुरक्षा करना। तो ये प्रमुख कार्य इसके होते हैं। पेरिकार्डियम आवरण होगा और उसके बीच में एक लिक्विड भरा होगा। अब बेसिक सी अगर हम बात करें, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे हृदय में चार भाग होते हैं, यानी हम कहें चार प्रकोष्ठ होते हैं, चार चैम्बर होते हैं। आपने कई ऐसे प्राणी पढ़े होंगे या पढ़ेंगे आप जिनके हृदय में किसी में दो प्रकोष्ठ होंगे, दो चैम्बर होंगे, किसी के में चार प्रकोष्ठ होंगे, किसी के में तीन प्रकोष्ठ होंगे। एक प्रश्न आएगा, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं? तो हम कहेंगे हमारे हृदय में चार चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर? चार। चार प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। देखो, सबसे पहले हमने हृदय को दो भागों में बांटा। ये हो गया आपका राइट वाला भाग और ये हो गया आपका लेफ्ट वाला भाग। अब हृदय में चार प्रकोष्ठ होते हैं, तो आप देखेंगे इसके चार टुकड़े हम कर लें, चार भाग अगर कर लें
तो आप देख पा रहे हैं एक भाग ये हो गया, दूसरा प्रकोष्ठ, तीसरा और चौथा प्रकोष्ठ। आप देख रहे होंगे ये ऊपर वाले जो प्रकोष्ठ हैं ये सामान्यतः छोटे होते हैं और ये नीचे दो प्रकोष्ठ आपको दिख रहे हैं, चैम्बर दिख रहे हैं, ये सामान्यतः बड़े होते हैं। हमने हृदय के इस भाग को राइट वाला भाग का और इस भाग को लेफ्ट वाला भाग का, अब समझिए आप इनके क्या नाम है। 4 चैम्बर वाला हमारा हृदय होता है, इसको कहा जाता है, देखो राइट में है तो, और राइट में छोटा वाला भाग, तो इसे कहा जाता है दाया आलिंद। क्या कहा जाता है इसको? दाया आलिंद, यानी हम कहेंगे राइट ऑरिकल। इसको क्या कहा जाता है दाएं वाले भाग में? तो ये होता है बड़ा जो भाग है, इसे कहते हैं दाया निलय, यानी राइट वेंट्रिकल। दाया आलिंद, दाया निलय। अब अगर हम बात करें लेफ्ट वाले भाग में तो इसे कहा जाता है बाया आलिंद। कौन सा आलिंद? बाया आलिंद, यानी हम कहेंगे लेफ्ट ऑरिकल। और ये होगा आपका बाया निलय, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो 4 चैम्बर हमारे हृदय में होते हैं, दाया आलिंद, दाया निलय, बाया आलिंद, बाया निलय। समझ पाए बात को? 4 चैम्बर में हमारे हृदय को बांटा गया है। अब अगली बात ये पूछी जाती है कि इनके विभाजक जो लाइन होती हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट, आगे महत्व इसका समझ में आएगा जब आपसे पूछा जाएगा बंडल ऑफ हिज क्या होता है, तब आपको ये महत्वपूर्ण लगेगा। तो समझिए इसके जो 4 भाग होते हैं वो कैसे बनते हैं। सबसे पहली बात तो ये पूछेगा वो, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन ने दोनों निलय को अलग किया है, उसे क्या कहते हैं? दो निलय को विभाजित करने वाली लाइन को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे इस लाइन को क्या कहते हैं हम? तो इस लाइन को कहा जाता है इंटर वेंट्रिकल, इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। क्या कहते हैं इस भाग को? इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। अब कोई अजीब बात नहीं है, सेप्टम मतलब होता है भित्ति, और उस चीज में मत पड़िए कि हम हिंदी माध्यम से या अंग्रेजी माध्यम से, आप किसी भी माध्यम से हो, आप जानते हैं आप अगर हिंदी माध्यम से हैं तो भी वो हिंदी में शब्द तो देगा ही, इंग्लिश में वो ऐसे लिख कर दे देगा। तो आपको हिंदी शब्द और इंग्लिश शब्द दोनों के बारे में जानकारी होना चाहिए, तब आपके प्रश्न बनेंगे। तो आप देखिए कोई अजीब चीज नहीं है, इसको हिंदी में कहते हैं हम अंतः निलय भित्ति। अंतः निलय भित्ति का मतलब क्या होता है? अंतः निलय, निलय मतलब इन निलय को अलग करने वाली भित्ति, अंतः निलय भित्ति। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकल मतलब होता है निलय और सेप्टम यानी भित्ति। तो पहली बात आपसे ये पूछी गई इस लाइन को क्या कहते हैं, तो हम कहेंगे इसे कहेंगे इंटर वेंट्रिकल सेप्टम। ठीक है। इसके बाद आपसे पूछेगा दो आलिंद को अलग करने वाली इस भित्ति को क्या कहा जाता है? तो सीधी सीधी बात है, इसके लिए सीधा शब्द प्रयोग करेंगे हम, इंटर ऑरिकल सेप्टम। इंटर ऑरिकल सेप्टम यानी अंतः आलिंद भित्ति। तो सीधी बात कर लेंगे हम, ये अंतः आलिंद भित्ति होगी हमारी इंटर ऑरिकल सेप्टम, अंतः आलिंद भित्ति। क्यों? क्योंकि ये दो आलिंद को अलग करेगी। अब एक लाइन और पूछ लेता है वो आपसे, ये वाली लाइन पूछेगा जिसमें वो कहेगा आलिंद और निलय को अलग करने वाली इस लाइन के बारे में बताइए। तो आप बताएंगे आलिंद और निलय को जो अलग करती है उसको कहा जाता है इंटर ऑरिकल वेंट्रिकल। घबराना नहीं भैया, बिल्कुल सब समझ में आने लगेगा, थोड़ी सी घबराहट होती है शुरुआत में। बिल्कुल आप महारथी हो जाएंगे साइंस में, कोई समस्या आपको नहीं आएगी। इंटर ऑरिकल वेंट्रिकल सेप्टम, कोई अजीब बात नहीं है। क्यों बात अजीब नहीं है? क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें आलिंद और निलय को अलग कर रही है ये भित्ति, और आलिंद निलय को अलग करती है, तो इस लाइन का नाम भी दोनों के नाम से पड़ा है, इंटर ऑरिकल वेंट्रिकल सेप्टम, यानी अंतः
आलिंद निलय भित्ति या अंतः निलय आलिंद भित्ति, एक ही बात है। जो आलिंद को किससे अलग करती? निलय से। तो हमने 3 लाइन समझी सर। समझिए, 2 निलय को अलग करने वाली इंटरवेंट्रिकल सेप्टम, 2 आलिंद को अलग करने वाली इंटरऑरिकल सेप्टम, और आलिंद और निलय को अलग करने वाली उसे कहेंगे इंटर ऑरिकल वेंट्रिकल सेप्टम। समझ पाए बात को? अब एक दो बातें और अच्छी पूछी जाती हैं। वो आपसे पूछेगा कि जैसे आप देखिए हृदय में जो राइट वाला भाग है, अब आलिंद को निलय से जोड़ने की कोई व्यवस्था है? तो हम देखेंगे बिल्कुल है। यहां पर जो व्यवस्था है इसको कहा जाता है वाल्व, हिंदी में कहें तो कपाट। वाल्व क्या होता है पहले तो ये समझिए। वाल्व कई जगह हमें इसको बारे में पढ़ना है। वाल्व हम लोग पाचन तंत्र में पढ़ेंगे, बहुत सी जगह हम धमनी सिराओं में वाल्व पढ़ेंगे, और हृदय के अंदर भी वाल्व हम बात करें। वाल्व का मतलब होता है एक ऐसी संरचना, कुछ कोशिकाओं का एक ऐसी संरचना जिसमें क्या होता है किसी भी पदार्थ को एक दिशा में जाने दिया जाए। जैसे आप कहोगे क्या, तो अगर हम बात करें वो एक संरचना क्या होती है, जैसे हम कहें इस तरीके की सेल होती है। अब जब प्रेशर पड़ता है तो ये सेल ऐसे खुल जाती है, और कोई भी पदार्थ हो वो नीचे चला जाएगा, किसी दूसरी दिशा में चला जाएगा। लेकिन अगर धोखे से प्रेशर नीचे से पड़ता है तो ये सेल ऊपर की ओर नहीं खुलती, ये केवल कैसे खुलेगी? केवल एक साइड खुलेगी। ऐसी सेल होंगी, कोशिकाएं होंगी जो केवल एक दिशा में खुलेंगी, यानी ये पदार्थ को केवल एक दिशा में जाने देंगी, रिवर्स डायरेक्शन में नहीं जाने देंगी। तो इस संरचना को कहा जाता है वाल्व या कपाट। अब हमारे हृदय में जैसे ये राइट वाला भाग है, तो दाया आलिंद और दाया निलय को जोड़ने के लिए यहाँ एक वाल्व पाया जाता है, और इस वाल्व में 3 मुंह होते हैं। कितने मुंह का वाल्व होता है? ये 3 मुंह का, इसलिए इसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व। अब हम कहेंगे ट्राइकस्पिड वाल्व मतलब, हिंदी में इसको कहा जाता है त्रिवलनीय कपाट। त्रिवलनीय कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व। तो त्रिवलनीय कपाट या इसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहा जाता है। एक प्रश्न आएगा कि ये बताओ त्रिवलनीय कपाट कहाँ पाया जाता है, तो आप बताओगे दाया आलिंद को किससे जोड़ता है? दाया निलय से, बाया नहीं बताएंगे आप। और वाल्व है, इसका मतलब ये ब्लड को दाएं आलिंद से कहाँ आने देगा? दाएं निलय में, रिवर्स नहीं जाने देगा। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि ये बताओ बाएं आलिंद और बाएं निलय को जोड़ने के लिए कौन सा वाल्व पाया जाता है? तो यहां पर सर 2 मुंह का वाल्व पाया जाता है, और इस 2 मुंह के वाल्व को कहा जाता है डाइकस्पिड वाल्व। डाइकस्पिड वाल्व यानी हम कहेंगे द्विवलनीय कपाट। डाइकस्पिड वाल्व इसे कहते हैं हम, द्विवलनीय कपाट। तो हम लोग कहेंगे कि हमारा जो लेफ्ट वाला भाग होगा हृदय का, वहां पर एक वाल्व होगा, 2 मुंह का वाल्व होगा, जिसको हम लोग डाइकस्पिड वाल्व यानी द्विवलनीय कपाट के नाम से हम इसको जानते हैं। अब यहाँ पर 2 वाल्व और पाए जाते हैं, जो आगे आपका जब हम इसकी संरचना या इसकी जब कार्य पद्धति के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे इन 2 वाल्व का क्या नाम है? तो इन 2 वाल्व को कहा जाता है सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार वाल्व। सेमी लूनार वाल्व का अर्थ होता है, इसे कहते हैं हम हिंदी में अर्धचंद्राकार कपाट। सेमी लूनार वाल्व, इनका भी महत्व आपको समझ में आएगा जब हमारा हृदय फंक्शन करेगा। तो आप देखेंगे इसे सेमी लूनार वाल्व यानी हम अर्धचंद्राकार कपाट कहते हैं। तो कितने प्रकार के वाल्व हो गए? तो हम देखेंगे 3 प्रकार के वाल्व हुए हमारे, ट्राइकस्पिड, डाइकस्पिड और सेमी लूनार वाल्व। अब ये तो बेसिक संरचना हमारे हृदय की हो गई कि 4 भागों में हमने हृदय को बांटा है। इसमें सेप्टम पाए जाते हैं जो बांटते हैं हृदय को, इसमें वाल्व पाए जाते हैं जो रक्त को एक डायरेक्शन में जाने देते हैं। अब अगर हम बात करें हृदय में, ये धड़केगा कैसे?
तो एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, धड़कन पर बहुत सारी बातें पूछी गई हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है हृदय की धड़कन पर कि ये बताओ मनुष्य के हृदय की धड़कन की शुरुआत किस अंग के माध्यम से होती। आपसे वो कहेगा ब्रेन, कोई हार्मोन या कोई अन्य अंग आपको ऑप्शन में देगा। तो सर आपको टिक लगाना है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमारे हृदय की जो धड़कन की शुरुआत होती है वो किसी भी अंग के माध्यम से नहीं होती। हमारे हृदय की धड़कन की जो शुरुआत होती है यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। इसको चालू करने में किसी अंग का महत्व नहीं होगा। आप कहोगे हमने कुछ पढ़ा है, तो आपने जो पढ़ा है वो हृदय की धड़कन की शुरुआत करने वाला नहीं पढ़ा है, वो होता है हृदय की धड़कन को कंट्रोल करने वाला। जिसमें आप लोग पढ़ते हैं बहुत सारी ग्रंथियां, हमारे ब्रेन का एक भाग, कुछ हार्मोन्स पढ़ते हैं हम, वो कंट्रोल करता है हृदय की धड़कन को, कम ज्यादा करता है लेकिन शुरू नहीं करता। तो हमारे हृदय की धड़कन एक स्वचालित प्रक्रिया है, इसको स्वतः ही चालू होती है। अब आप कहोगे कैसे, तो देखो ऐसे। आप सबसे पहले देखिए ये क्या लिखा है, दायां आलिंद, और दायां आलिंद के एक सिरे पर कुछ स्पेशल कोशिकाओं का गुच्छ पाया जाता है, एक समूह पाया जाता है, एक नोड पाया जाता है। हर जगह नहीं, केवल दाएं आलिंद के एक सिरे पर। और इस नोड को कहा जाता है, इस गठान को कहा जाता है SAN। SAN मतलब होता है साइनो ऑरिकल नोड। साइनो शब्द प्रयोग होगा, ऑरिकल इसलिए शब्द प्रयोग हुआ क्योंकि आलिंद है, और नोड मतलब होगा गठान। तो साइनो ऑरिकल नोड का मतलब क्या होगा, साइनो ऑरिकल नोड का मतलब होता है सर यहाँ एक स्पेशल कोशिकाओं का समूह होता है। और इन कोशिकाओं की विशेषता ये होती है कि ये सेल अपने आप विद्युत आवेग यानी हम कहें इलेक्ट्रिक इंपल्स पैदा करती हैं। आपने सुना होगा कि मनुष्य के शरीर में कई ऐसे अंग हैं जो विद्युत करंट पैदा करते हैं। जैसे आपने सुना होगा हमारी ब्रेन इतना विद्युत या इतनी इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है कि हम लोग अपना विद्युत बल्ब जला सकते हैं। ऐसे ही हमारे हृदय में आप देखेंगे एसियन पाया जाता है, और एसियन ऐसी कोशिकाओं का समूह होता है, ये विद्युत आवेग जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट करता है। और ये विद्युत आवेग जब हमारे हृदय में फैलते हैं तो ये विद्युत आवेग हमारे हृदय के आलिंद वाले भाग में धड़कन पैदा करते हैं। यहां से धड़कन शुरू होती है, ये अपने आप धड़कन की शुरुआत करता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हमारे हृदय की धड़कन की शुरुआत कौन करता है, तो आप टिक लगाना SAN, साइनो ऑरिकल नोड। अब एक बात और इस पर पूछी जाती है, क्या प्रश्न पूछा जाता है, आपने देखा होगा मूवी में एक सीन देखते हैं कि कोई जैसे विलन या हीरो जब हॉस्पिटल पहुंचता है और वो मरने की स्थिति में होता है, तो एक सीन आपने देखा होगा, एक प्रेस जैसा यंत्र होता है, विद्युत प्रेस जैसा, ऐसे उसके चेस्ट पर लगाया जाता है और उसकी धड़कन शुरू हो जाती है। उस यंत्र को कहा जाता है पेसमेकर। और वो यंत्र क्या काम करता है, जैसे कभी कभी मनुष्य जिंदा होता है लेकिन उसके हृदय की धड़कन शांत हो जाती है, बंद हो जाती है, तो हम लोग बाहर से करंट देते हैं, इलेक्ट्रिक इंपल्स देते हैं। और बाहर से जब इलेक्ट्रिक इंपल्स दिया जाता है तो धड़कन फिर से शुरू हो जाती है। तो पेसमेकर का क्या काम हुआ, पेसमेकर ने जो हृदय की धड़कन बंद थी उसको क्या किया, शुरू किया। ऐसी आप देखिए हमारे हृदय की धड़कन की शुरुआत कौन कर रहा है, एसियन। तो इसलिए एसियन को हमारे हृदय का क्या कहा जाता है, तो आप कहोगे पेस मेकर। प्रश्न कई बार पूछा गया है कि हमारे हृदय का पेस मेकर किसे कहते हैं, तो आप टिक लगाओगे साइनो ऑरिकल नोड, क्योंकि ये हमारे हृदय की धड़कन की शुरुआत करता है। अब बातें समझिए, थोड़ी सी अच्छी लेवल की बातें अब इसमें क्या आती हैं। एसियन से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स जाते हैं वो केवल आलिंद वाले भाग में जाते हैं, निलय वाले भाग को नहीं धड़का पाता ये। तो आप कहेंगे एसियन केवल आलिंद को धड़काएगा।
अब निलय वाले भाग में इलेक्ट्रिक इंपल्स कैसे जाते हैं, तो एक नोड और समझिए, ये इनका कटान बिंदु आप देख रहे हैं आलिंद निलय का इस जगह पर। तो यहां पर भी कुछ कोशिकाओं का समूह पाया जाता है जिसे हम कहते हैं AVN। नाम सिंपल है, ऑरिकल वेंट्रिकल नोड। क्यों नाम पड़ा ऐसा? ऑरिकल यानी आलिंद, वेंट्रिकल यानी निलय और नोड यानी गठान। तो AVN होता है ऑरिकल वेंट्रिकल नोड। अब इसका क्या काम होगा? तो इसका काम ये होता है, ये SAN से विद्युत आवेग रिसीव करता है। SAN ने जो करंट दिया उसको ये रिसीव करेगा AVN, और AVN रिसीव करके इस विद्युत आवेग को निलय की ओर फैलाएगा। अब कैसे फैलाता है, ये सीधा कंसेप्ट नहीं है कि आपने कहा SAN से आलिंद धड़क जाएगा और AVN से निलय, ऐसा नहीं है। AVN से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होते हैं वो केवल इस लाइन पर पहुंचाए जाते हैं। और ये बताओ, इस लाइन को अब महत्व समझ में आएगा क्यों हमने ये बात की थी। इस लाइन को कहा जाता है इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। क्या कहते हैं इस लाइन को? इंटरवेंट्रिकल सेप्टम। तो प्रश्न आएगा कि AVN करंट विद्युत आवेग कहां से रिसीव करता है? SAN से, और फिर इसको कहां भेज देता है उस करंट को? केवल इंटरवेंट्रिकल सेप्टम पर। और एक बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि जब AVN से विद्युत आवेग इंटरवेंट्रिकल सेप्टम पर पहुंचाया जाता है तो इस संरचना को साइंस की भाषा में क्या कहा जाता है? तो इस संरचना को साइंस की भाषा में बंडल ऑफ हिज कहा जाता है। पूछा जाता है बंडल ऑफ हिज का संबंध किससे? तो आप कहेंगे हृदय से। और बंडल ऑफ हिज क्या होता है? AVN से जो करंट कहां पहुंचाया जाता है? इंटरवेंट्रिकल सेप्टम पर, तो उसी को कहा जाता है बंडल ऑफ हिज। AVN से जब विद्युत आवेग इंटरवेंट्रिकल सेप्टम पर पहुंचेंगे तो उसे बंडल ऑफ हिज कहा जाता है। लेकिन अभी भी बात अधूरी है, पूरी बात नहीं हुई। कैसे पूरी बात नहीं हुई? SAN से आलिंद धड़क गया, AVN ने करंट केवल यहां पहुंचाया। अब आप कहोगे निलय वाले भाग में विद्युत आवेग तो पहुंचे ही नहीं, तो इसको कौन पहुंचाएगा? तो सर इस बात के लिए बहुत समय तक कोई अवधारणा नहीं आई कि निलय वाले भाग में विद्युत आवेग कैसे पहुंच रहे हैं, कैसे फैल रहे हैं। तो फिर इस अवधारणा को एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था पुरकिंजे। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने इस अवधारणा को पूरा किया। पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि निलय वाले भाग में बिल्कुल बारीक धागे पाए जाते हैं, बहुत महीन धागे, और इन महीन धागों को कहा जाता है उसी वैज्ञानिक के नाम से पुरकिंजे फाइबर। क्या कहते हैं हम? पुरकिंजे फाइबर। तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि हमारे हृदय के निलय वाले भाग में बिल्कुल बारीक बारीक धागे पाए जाते हैं जो पूरे निलय वाले भाग में फैले होते हैं, जिन्हें हम पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। और ये जो पुरकिंजे फाइबर्स होते हैं ये कहां से करंट लेते हैं, कहां से विद्युत आवेग लेते हैं? बंडल ऑफ हिज से। और बंडल ऑफ हिज से ये विद्युत आवेग कहां पहुंचता है? निलय वाले भाग में। और इस प्रकार निलय वाले भाग में जब विद्युत पहुंचती है तो हमारा निलय वाला भाग भी धड़कने लगता है। तो एक बार ध्यान से सुनिए, समझिए बात को। सबसे पहले SAN में विद्युत आवेग जनरेट होंगे, उससे आलिंद वाला भाग धड़केगा। SAN से विद्युत आवेग रिसीव कौन करेगा? AVN। AVN इस लाइन पर विद्युत आवेग को पहुंचाएगा जिसे बंडल ऑफ हिज कहा जाएगा। और बंडल ऑफ हिज से विद्युत आवेग को निलय वाले भाग में कौन फैलाएगा? पुरकिंजे फाइबर्स। तो प्रश्न आएगा, विभिन्न तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा। हृदय के धड़कन की शुरुआत SAN कहेंगे, AVN कहां पहुंचाता है? बंडल ऑफ हिज पर पहुंचाता है। पुरकिंजे फाइबर्स कहां से विद्युत आवेग लेते हैं? बंडल ऑफ हिज से। निलय कहां कैसे धड़कता है? पुरकिंजे फाइबर्स के माध्यम से। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हमने केवल चर्चा किस पर की है? अभी बिल्कुल इसकी संरचना नहीं, वो नहीं पढ़ा हमने, इसकी कार्य पद्धति, इसकी फंक्शनिंग नहीं पढ़ी है। आज हमने केवल संरचना की है कि हमारा जो हृदय है उसकी क्या संरचना है,
उसमें क्या क्या पाया जाता है और कैसे धड़कता है, इसकी धड़कन को कंट्रोल करने वाले फैक्टर वो अलग पढ़ना है। ये कैसे, इसमें कैसे रक्त सर्कुलेट होगा, बिल्कुल पूरा ये डायग्राम बना के इसका रक्त कैसे सर्कुलेट होगा वो पूरी बात पढ़ना है। तो एक एक करके हमें सारी बातों का अध्ययन करना है। आज केवल हमने संरचना के बारे में पढ़ा, आज इतनी ही बातों को रखते हैं। कल आप करेक्ट 11 बजे मेरे से जुड़ जाएंगे बीके सिंह क्लासेस ऐप और बीके सिंह क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। आप डेमो लीजिए, समझिए बातों को और एक एक करके हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, कल मिलते हैं इसके बाद इसी टॉपिक के आगे। धन्यवाद।